नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जिसमें बुलंद होती है आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। और हम केवल दावा नहीं करते, लेकिन आपके हक की हिफाजत करते हैं सही मायने में। पहरेदार में आज देखिए, अपनी मेडिकल पॉलिसी के क्लेम के लिए महीनों से जूझ रहे मैक्स बूपा कंज्यूमर को पहरेदार ने दिलाया उसका हक। हफ्ते भर में कंपनी तैयार हुई है करीब 1.25 लाख रुपए का क्लेम मानने के लिए। रॉयल एनफील्ड की बाइक की एक और शिकायत। पहले ही दिन से बाइक में आ रही थी खराबी। कंपनी जिद कर रही थी कि बाइक में कोई खराबी नहीं है, हम कोई राहत नहीं देंगे, हम बाइक को नहीं बदलेंगे। और पहरेदार की मदद के बाद स्नैपडील का भी रवैया बदला। 2 कंज्यूमर्स को मिल रही है राहत। कैसे, आपको बताएंगे आगे। आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल वेल्थ ना खराब करे, इसके लिए आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। कुछ हजार के सालाना प्रीमियम के जरिए इंश्योरेंस कंपनी जरूरत पड़ने पर वादा करती है लाखों रुपए के मेडिकल खर्च का बोझ उठाने का। लेकिन क्या हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ले पाना उतना ही आसान होता है जितना कि बोला जाता है? आप नियमित रूप से प्रीमियम अदा करते रहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? कुछ ऐसी ही कहानी बयान कर रहे हैं पहरेदार के को पुणे के चरणपाल सिंह। चरणपाल जी ने खुद को और अपने परिवार को भारी भरकम मेडिकल खर्च से इंश्योर करने के लिए मैक्स बूपा से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लेकिन जरूरत के बाद कंपनी के तेवर बिल्कुल बदल गए। हॉस्पिटल में भर्ती थे चरणपाल जी और बिलिंग सेटलमेंट के समय कंपनी कहीं और ही गायब हो गई थी। इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी। बहुत परेशान रहे और पूरी दास्तान के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुणे स्टूडियो से चरणपाल जी, नमस्ते, बहुत स्वागत है। आप एक काफी लंबी बीमारी से गुजरे हैं, कमजोर भी दिख रहे हैं आप। मुझे बताइए, क्या हुआ? कंपनी क्यों आपका क्लेम खारिज कर रही थी? क्या दिक्कतें कंपनी बता रही थी? थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो इन द ईयर 2011 मैंने जब ये पॉलिसी खरीदी थी, तो पॉलिसी खरीदने के 1 महीने बाद मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़े तो इट वाज एन हाइटस हर्निया। उसकी वजह से मेरे को खाने में प्रॉब्लम आती थी, मेरे को वोमिटिंग आती थी खाना खाने के बाद में। तो डॉक्टर ने फिर एंडोस्कोपी करवाया और उसमें ये सामने आया ये डिजीज। तो उसके लिए जो फर्स्ट टाइम मेरा क्लेम सेटलमेंट था, विदाउट एनी इश्यूज इन्होंने क्लियर कर दिया सेम बीमारी के लिए। उसके बाद 2-3 साल मेरा ट्रीटमेंट चला है। और ट्रीटमेंट चलने के बाद जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि वी हैव टू गो फॉर अ सर्जरी नाउ, तो मैंने बोला ठीक है, सर्जरी के करवाना इज फाइन फॉर मी। तो मैंने पहले इनसे पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तो मुझे हॉस्पिटल ने 1.25 लाख के समथिंग बोला उन्हें खर्चा आएगा। तो इसके लिए मैंने प्री अप्रूवल लिया कंपनी से और मेरा अप्रूव भी कर दिया उन्होंने प्री अप्रूवल। और उसके बाद जब 15 अक्टूबर 2014 को जब मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में और 16 को मेरा सर्जरी हुआ, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेरे को एक मैसेज आता है कि योर क्लेम हैज बीन डिनाइड एंड वी आर नॉट फाइंडिंग योर आईपीडी डॉक्यूमेंट टू बी करेक्ट। तो मैंने उनको ये पूछा कि अगर मेरा रिजेक्ट पहले करना था तो पहले ही कर देते ना आप। मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेरा पहले ही इतना कंडीशन खराब था और आप लोगों ने फिर से मेरा रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये आपने प्री अप्रूव बिल्कुल करवाया था, आपने उन्हें पहले ही बताया था कि आप इस सर्जरी से गुजरने वाले हैं, राइट? दैट्स राइट। और उन्होंने क्या कहा, क्यों डिनाई किया? उन्होंने क्या कहा कि क्यों हम आपको नहीं दे सकते हैं? हाँ, उन्होंने बोला मेरे आईपीडी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि मुझे ये प्रॉब्लम 3 to 4 ईयर से है, विच इज 3 ईयर इज करेक्ट। जैसे डॉक्टर कभी जूनियर डॉक्टर आया था विजिट पे, तो उसने लिख दिया 3 to 4 ईयर्स जी। यानी उस डॉक्टर ने कुछ गलत लिख दिया, जिस वजह से कह रहे थे इस बिना पर हम खारिज करें। और फिर आपने ये गलती सुधारी भी और फिर आपने डॉक्यूमेंट फिर से उनको जमा किए थे। उसके बाद क्या हुआ? वो तब भी मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। फिर मैंने मेरे सर्जन से बात की। उनका नाम है डॉक्टर वागोलीकर, डॉक्टर गजानन वागोलीकर। ही इज अ वेरी सीनियर सर्जन इन आदित्य बिरला हॉस्पिटल पुणे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनको पता था सारा मेरा हिस्ट्री क्या है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और यू कैन से एक लेटर हेड पे एक लेटर बना के दिया कि वट एवर कंपनी इज सेइंग इज टोटली रॉन्ग। तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली लिख के दिया। ये लेकिन तब भी मैक्स बूपा तैयार नहीं हो रही थी। मुझे ये बताइए, मैक्स बूपा आपको क्या कह रही थी, कैसे क्लेम को खारिज कर रही थी? गलती सुधारने के बाद भी वो तैयार नहीं हुई, राइट? मैंने उनको बहुत बार कॉल किया, मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई कॉल देयर कस्टमर केयर। एक ही मेरे को जवाब मिलता था, 3 to 4 ईयर लिखा है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग 4 ईयर्स, वी आर नॉट कंसिडरिंग 3 ईयर्स।
तो मैंने बोला ये भी दिखाइए कहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर 3 to 4 ईयर लिखा है तो यू आर गोइंग टू कंसीडर 3 ईयर नॉट 4 ईयर्स, तो 4 ईयर नॉट 3 ईयर। सो मेरे को कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा था, हमेशा एक ही जवाब मिलता था कि 3 to 4 ईयर वी आर नॉट गोइंग टू। यानी उनको ये दिक्कत थी, उन्हें लग रहा था कि जब आप ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी थी और आपने बताया नहीं था पॉलिसी लेते वक्त, इसीलिए वो कहते कि हम आपको ये पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रियलिटी अलग ही थी क्योंकि मेरा पहले भी क्लेम अप्रूव हो चुका था। क्या वो छोटे अमाउंट का था वो जो पहला पेमेंट एक बार इन्होंने किया था इसी बीमारी के लिए? हाँ, वो अराउंड 7,500 का था, जो कि तो 7,500 रुपए उन्होंने दे दिए इंडोस्कोपी टेस्ट के 2 साल पहले, 3 साल पहले। लेकिन जब एक बड़ा ऑपरेशन होता है, 1,25,000 का खर्चा है, तो मैक्स बूपा आपको बस घुमाती रहती है। अब ये पैसे आपको वापस मिल चुके हैं, लेकिन किस तरह से मिले हैं ये बताइए चरणपाल जी। पहरेदार ने एक अहम भूमिका निभाई है इसमें। बिल्कुल मैम, मैंने जब कांटेक्ट किया पहरेदार टीम से तो मुझे धीरज ने बोला कि हमें 7 दिन का टाइम दीजिए, वी विल कम बैक टू यू। तो 5th डे मेरे को एक मैसेज आ गया मैक्स बूपा की तरफ से, वी आर रीकंसिडरिंग योर केस वंस अगेन, और विद इन 3 डेज मेरे अकाउंट में मेरे पैसे भी आ गए। तो इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। और जब मेरी पहरेदार टीम से बात हो रही थी तो मैं धीरज को यही पूछ रहा था, यार आप लोगों के पास क्या जादू है जो हमारे पास नहीं है? जी, हमारे पास कोई जादू नहीं है, क्योंकि आप सही थे और इन पैसों पर आपका हक था। कंपनी बस मनमानी कर रही थी चरणपाल जी। हमने उन्हें सही रास्ता बताया कि आप मनमानी कर रहे हैं और ये आप गलत कर रहे हैं। पर आश्चर्य ये होता है कि जब आप खुद जा रहे थे सारे राइटफुल पेपर्स के साथ, तब भी वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे बहुत निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि मैक्स बूपा ने पैसे जरूर लौटाए हैं, लेकिन पहरेदार को अभी तक एक आधिकारिक जवाब का इंतजार है, जो अभी तक हमें नहीं मिला। बस कंपनी ने हमें कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन लिखित में हमें अभी तक ये खबर नहीं दी गई है। पर चरणपाल जी खुद हमारे साथ है। खुश हैं आपको पैसे मिल गए, संतुष्ट हैं चरणपाल जी? ये आखिरी सवाल है। हाँ, मैं खुश हूं, लेकिन वो जो दौर था जब मेरा डिस्चार्ज हुआ तब से लेके अब तक, मतलब बहुत ज्यादा हैरासमेंट हुआ और मैं कंज्यूमर कोर्ट जाने का भी सोच रहा था, बट इन्होंने पहले ही सेटलमेंट कर दिया बिफोर दैट। बट दैट वाज रियली रॉन्ग थिंग। अगर कोई कंपनी कुछ कमिटमेंट करती है, अगर कोई इंश्योरेंस लेता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनको पूरा फुलफिल करना चाहिए, ऐसा किसी को परेशान नहीं करना बिल्कुल चाहिए। किसी पहरेदार की जरूरत क्यों पड़े? चरणपाल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। इन पैसों पर आपका हक था और हमने बस मदद की है कि आपको अपना हक मिले, लेकिन मैक्स बूपा से उम्मीद करेंगे कि वो जागे और इस तरह से कंज्यूमर के क्लेम को बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के ठुकरा ना दे। क्योंकि एक तो बीमारी की तकलीफ से जो गुजरा तो गुजरा, साथ में इस तरह से एक बड़ी रकम, एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और हम इस भरोसे के हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके बाद आपको गुजरना पड़े चरणपाल जी जैसे सिचुएशन से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए, महंगी बाइक बनाने के बावजूद कस्टमर सर्विस पर नहीं है रॉयल एनफील्ड का ध्यान। पहले दिन ही खराब हुई बाइक के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से इनकार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। देश के मोटरसाइकिल मार्केट में रॉयल एनफील्ड काफी पुराना और भरोसेमंद नाम है। इसका अपना एक दबदबा होता है। समय के साथ कंपनी ने मोटरसाइकिल के नीश मार्केट में अपनी खासी जगह भी बनाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट लाइन में कई नई बाइक भी इन्होंने जोड़ी है। ताजा हालत ये है कि 1.25 लाख रुपए कीमत से शुरू होने वाली इस कंपनी की मोटरसाइकिल काफी डिमांड में रहती है। बुकिंग के बाद मोटरसाइकिल पाने के लिए कंज्यूमर को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसकी डिमांड प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। ये सबूत है कि रॉयल एनफील्ड की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है और डेफिनेटली भारत में काफी हिट भी रही है। लेकिन कंपनी और इनके डीलरशिप के रवैये से परेशान है मुंबई के अविनाश कवथंकर। इनका सपना था रॉयल एनफील्ड की बाइक, लेकिन पहले दिन से ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग खराबियों ने इनका सपना चकनाचूर कर दिया। अपनी पूरी आपबीती के साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अविनाश। अविनाश जी नमस्ते। आपने जो सोच करके रॉयल एनफील्ड की ये बाइक खरीदी थी, क्या ये आपके उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं, फेल हो गई भाई। मेरा सपना था भाई एक रॉयल एनफील्ड का, काफी बचपन से मैंने सपना देखा था, पर वो पूरा चकनाचूर हो गया। पहले दिन जब मैं बाइक लेके घर गया अपने, तो अपने जहाँ डीलर के यहाँ से मेरा घर तक सिर्फ आधा किलोमीटर पे, मैं जाते बराबर बाइक बंद हो गई। मुझे मैकेनिक बुलाना पड़ा,
उसमें आए वायर से कुछ खेला, बाइक स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसमें मैंने सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल किए। 2 दिन के बाद मतलब मैं वापस जब काम पे से घर आया, घर आने के बाद में वो बाइक स्विच ऑफ ही नहीं हो रही थी, काफ़ी आवाज़ करने लग गई। वो उसकी चाबी निकालने के 1 मिनट के बाद वो बड़े आवाज़ करते हुए वो गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद में वो स्टार्ट ही नहीं हुई। वापस मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा। मैकेनिक आया, उसने पूरा चेक करने के बाद में उसके देखा कि उसकी बैटरी भी पूरी डाउन हो गई है। डाउन होते हैं उसने बैटरी चार्ज करा के दूसरे दिन सारे उस दिन रात को बैटरी लगा के नेक्स्ट डे वो बाइक लेके गया। ब्रांड न्यू बाइक थी और उसमें लगातार कुछ ना कुछ आपको दिक्कत का सामना करना। ब्रांड न्यू। तो आपने इसकी शिकायत की होगी वो ऑथराइज डीलर के पास जाकर, उनका क्या जवाब था? उनके पास आखिर जवाब क्या था? तो वो लोग तो कह रहे थे वारंटी पीरियड है, हम मैकेनिक भेज रहे हैं, मैकेनिक आपको गाड़ी ठीक करके दे रहा है। और मैकेनिक आके गाड़ी ठीक ले जा रहा था सर्विस सेंटर में। 2 दिन में मुझे गाड़ी मिली, वापस वो ठीक करा के लेकर आए। उसमें और भी प्रॉब्लम थी। जब मैंने वेरी फर्स्ट डे से जो मैंने निगलेक्ट की थी, मैंने बताई भी नहीं थे कि उसमें एकदम हैवी वाइब्रेशन था, इतना हैवी वाइब्रेशन कि उस बाइक से उतरने के बाद पूरा बॉडी शिवरिंग कर रहा था। बाइक में अगर रिवर मिरर देखो तो बाइक मिरर से अंदर पीछे बाजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना वाइब्रेशन था कि पीछे बाजू कौन सी गाड़ी है नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा था, इतना हैवी वाइब्रेशन। जी, तो जाहिर सी बात है अविनाश जी, आपने कहा होगा कि ये बाइक रिप्लेस की जाए, क्योंकि ठीक है वो वाजिब सोल्यूशन दे रहे थे कि वारंटी में, इसलिए मैकेनिक आके ठीक करेगा। लेकिन एकदम आप नया सामान लेकर आते हैं घर में और उसमें इतनी सारी दिक्कतें, तो आप तो बाइक रिप्लेसमेंट की मांग कर रहे होंगे। इस पर कंपनी का क्या रवैया रहा? आप बाइक रिप्लेसमेंट ही चाहते थे ना? नहीं, उन्होंने मैंने रिप्लेसमेंट के लिए कहा था। एक्चुअली थर्ड बार वापस जब बाइक बंद हो गई पूरी, तो मैंने उसके लिए बोला अभी वो बहुत हो गया, काफी दिक्कत है। एक नहीं मतलब पेट्रोल टैंक से ऑयल लीकेज, साइलेंसर कैप क्रैक हुआ है, मतलब कितने एक प्रॉब्लम्स गिनते जाऊं मैं। मतलब मुझे ये बाइक अभी चाहिए नहीं, आप ले लो, मुझे रिप्लेस चाहिए। तो मैंने डीलर से कहा, तो डीलर ने कहा तो मैं तो सिर्फ सेलर हूँ, मैं उसको कुछ करना, मैं वारंटी पीरियड है आपको मैं ठीक करके दूंगा। और वो कंपनी के अंडर है, वो कंपनी अगर बोलेगी अगर दे दो तो कंपनी से भी तो बात की थी अविनाश जी, इतनी सारी आपने दिक्कतें बता दी, लीकेज, वाइब्रेशन, इंजन बंद। हाँ, कंपनी ने क्या बोला? हाँ जी, कंपनी ने कहा कि हम मुंबई का जो हमारा रीजनल मैनेजर जो है उनसे आपको हमसे कांटेक्ट करेगा और जो प्रॉब्लम है वो देखेगा। वहाँ पर उसका जो रीजनल मैनेजर है मिस्टर प्रवीण दूसा ने, उसने मुझे कुछ कांटेक्ट किया ही नहीं, ना उसी दिन ना दूसरे दिन। दूसरा दिन मैंने खुद फोन किया। यानी आप एक खराब रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ फंस गए थे और हम देख रहे डीलर ने कह दिया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक जरिया हूँ कंपनी का, मैं इसे ठीक ही करूंगा। और मैं जरिया हूँ। अब पहरेदार के दखल के बाद क्या हुआ है, अभी क्या मामले में हुआ है? क्योंकि अब आपके पास ये बाइक नहीं है, अब आपको रॉयल एनफील्ड पैसे दे रही है, अब क्या हुआ है मुझे अभी की सिचुएशन बताइए। एक्चुअली कंपनी पैसे दे नहीं रही है, ना गाड़ी दे रही है। वो जो डीलर का मेरा जो कई दिनों से मेरा कंटिन्यू मीटिंग चल रही है, डीलर मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, वो जो उन्होंने बाइक रिपेयर की है वो यहाँ तक कि मुझे एक्स्ट्रा वारंटी भी दे रहा था, बाकी और कुछ फैसिलिटी दे रहा था, मुझे पर ले जाओ बाइक। तो मैं वो बात सुना नहीं, मतलब मुझे रिप्लेस ही चाहिए, मुझे वो चाहिए नहीं, वापस कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करो। और इस बीच उन्होंने मुझे जो उन लोग का रीजनल मैनेजर जो है उससे मेरी मीटिंग करा दी। तो उसके बाद में उसका जो बिहेवियर भी था वो बहुत ठीक नहीं था, फोन पे उसने ठीक से बातें नहीं की मुझे। मैंने उनसे कहा कि मैं मीडिया के पास जाऊंगा, मैं कस्टमर केयर जाऊंगा। पर ठीक है, कंज्यूमर केयर जाना है तुम जा सकते हो, जहाँ कुछ जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो। मैंने उनसे ये भी कहा कि एक चलिए अविनाश जी, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि रॉयल एनफील्ड ने हमें क्या जवाब दिया है। हमने ये आपका मामला 10 नवंबर को भेजा था, कंपनी ने हमें रिटन में ये बोला कि वो कंज्यूमर से कई बार मुलाकात कर चुकी है, ताजी मुलाकात में उन्हें कंपनी से हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। रॉयल एनफील्ड के मुताबिक आपकी मोटरसाइकिल से जुड़ी हर समस्या को उन्होंने सुलझा दिया है। तो क्या सुलझाया है मुझे ये बताइए, क्योंकि वो हमें ये नहीं बता रहे। उन्होंने कहा है कि हम कई राउंड्स की बात करके सुलझा दिया, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। आप सेटिस्फाइड है? क्या सोल्यूशन दिया है आपको? नहीं सेटिस्फाइड नहीं। उन्होंने सुलझाया नहीं, मतलब क्या, उन्होंने बाइक रिपेयर की थी, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ऑयल सील गया था, खराब था, वो चल गया। मतलब मुझे टोटली न्यू बाइक ही चाहिए थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। एक्चुअली मुझे नई बाइक ही चाहिए, वो लोग मुझे नई बाइक देने राजी नहीं है। तो आखिर वो डीलर ने मुझे काफी एक काम करो, आपकी बाइक मैं खरीद लेता हूँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ आपसे, अब आपके पैसे मैं लेता, आपको रिफंड कर देता हूँ मैं।
चलिए, तो आपको अब डीलर तैयार है पैसे रिफंड करने के लिए, और आप बार बार कह चुके हैं और अभी भी कह चुके हैं कि आपको बाइक ही चाहिए थी और रॉयल एनफील्ड ने आपको इस मोर्चे पर निराश किया। अविनाश जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। रॉयल एनफील्ड शौक से खरीदी, लेकिन कंपनी से कोई भी वाजिब सोल्यूशन नहीं मिला। अब डीलर ने वापस उसी खराब बाइक को खरीद ली है। और एक बात अविनाश जी, अगर आपको लग रहा है कि डीलर ये अपनी खुशी से कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपनियां जो कहती हैं वही करते हैं डीलर कंपनी और आपके बीच में एक ब्रिज होते हैं, और डीलर वही करेगा जो उसे कंपनी कहेगी। तो डीलर ने अपने मन से नहीं खरीदी है बाइक, ना ही वो अपने मन से आपको ज्यादा वारंटी दे सकता था, ना वारंटी में सर्विस दे सकता था। ये सब कंपनी के कहने पर ही डीलर कर रहा था। और अब हुआ ये है कि आपको पैसे मिल रहे हैं और ना कि बाइक, और आपको चाहिए थी बाइक। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझी स्नैपडील की 2 कंज्यूमर की शिकायतें। स्नैपडील से काफी परेशान है यहाँ पे शॉपिंग करने वाले, और किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह के हम उन्हें सोल्यूशन दे रहे हैं, आपको बताएंगे आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। स्नैपडील देश की 3 सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों में से एक है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता स्कोप देखते हुए स्नैपडील अपने कारोबार को फैलाने के लिए फंडिंग जुटाने में भी काफी आगे है। कंपनी ने कई हजार करोड़ की और कई राउंड की फंडिंग हासिल की है हाल ही में, लेकिन ऐसा लगता है कि स्नैपडील ये सारा पैसा अपने विस्तार पर ही लगा रही है, ग्राहकों को मिलने वाली सर्विस बेहतर करने पर नहीं। तभी तो पहरेदार के पास हर हफ्ते स्नैपडील के खिलाफ आने वाली शिकायतों की तादाद बढ़ रही है, जिसे देखकर लगता है कि शॉपिंग जिस स्नैप के साथ, जिस चुटकियों में आपकी होती है, उस चुटकी में कंज्यूमर को जब दिक्कत आती है तो दूर नहीं होती है। आज हम आपके सामने 2 किस्से रखेंगे। पहला मामला मुंबई के JN झा का है, जिन्होंने स्नैपडील से सिलाई मशीन ऑर्डर की थी। वजह साफ थी, वेबसाइट पर मिलने वाला प्रोडक्ट का जो रेट था वो काफी इन्हें अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन एक फॉल्टी प्रोडक्ट इनके पास पहुंचता है और इस फॉल्टी प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाने में इन्हें बहुत लंबा समय लग जाता है, और आखिरकार पहरेदार की मदद से ही ये मुमकिन हो पाता है। मुंबई के मिस्टर झा से बात करते हैं। JN झा जी, क्या दिक्कत आ रही थी? आपने देखा फॉल्टी प्रोडक्ट है, आपने वो सारे कदम जो थे, उसकी पिक्चर वगैरह सब कुछ भेज दी थी, लेकिन स्नैपडील का रिस्पॉन्स कैसा रहा? हाँ, नमस्ते मैडम। मैंने उनको 25 अक्टूबर को मेरे को उन्होंने डिलीवरी दिया। वो प्रोडक्ट डैमेज था। मैंने उसका फोटो लिया, स्कैन करके उनको ईमेल आईडी पे भेज दिया उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद वो बोलते रहे क्या ठीक है, एक से एक इंक्वायरी भेजते रहे। मैंने सारा इंक्वायरी का जवाब दिया, और उसके बाद 7 दिन के बाद इन्होंने दिखा दिया कि मटेरियल डिलीवर, और ये अब बदला नहीं जा सकता है। फिर मैंने इनको कंज्यूमर कोर्ट की भी धमकी दी कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन इनका तब भी असर नहीं पड़ा। फिर मैंने CNBC आवाज को ये मेल किया, और फिर उसके बाद अभी 25 तारीख को मुझे इन्होंने नया प्रोडक्ट भेज दिया है। लेकिन पूरा 1 महीना लग गया इस सारी कार्रवाई में, क्योंकि वो नहीं सुन रहे थे। जब पहरेदार के प्लेटफॉर्म से मेल गया, तब स्नैपडील आपके मशीन को बदलने के लिए तैयार हो गए। पहले उन्होंने कह दिया था कि ये हो चुका है डिलीवर, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। साइट पे इन्होंने अपडेट कर दिया कि ये डिलीवर हो चुका है, और इन्होंने अनरिफंड जो अपडेट करते हैं वो भी कर दिया इन्होंने। अच्छा। और मैंने फोन करता रहा, मेल करता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इन्होंने। तो आपको दुख लगा? आपको लगा कि ये जो सारी शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं, जो दावा करती हैं फट से शॉपिंग कीजिए, आराम से शॉपिंग कीजिए, और आपको थोड़ा सा इसमें सिरदर्दी का सामना करना पड़ा? जब प्रॉब्लम होता है तो फिर ये लोग नहीं सुनते हैं। वैसे तो ठीक है, मटेरियल सारी दुनिया बेचती है, सब अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये फिर नहीं सुनते। बिल्कुल। चलिए, झा जी को अब जो है नई मशीन मिल चुकी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसा ही एक मामला हमें राजकोट के अमरीश पटेल जी का भी मिला है। इन्होंने अपने घर के लिए एक किचन के लिए चिमनी खरीदी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इन्होंने प्रोडक्ट का पेमेंट कार्ड के जरिए प्रोडक्ट बुक करते ही कर दिया था। इस प्रोडक्ट को इन्होंने चुना था, इसकी प्राइसिंग इन्हें काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, और इन्हें बहुत आसान लग रहा था कि इनके घर में डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि इनके घर में इनके बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट कभी डिलीवर ही
ही नहीं हुआ, इनके घर ही नहीं पहुंचा। इन्होंने काफी बार कोशिश की जानने की कि आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो इन्हें बोला गया पहुंच जाएगा, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। और आखिर में उन्हें कह दिया गया कि ये प्रोडक्ट हमारे पास स्नैपडील के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ये आपको मुहैया नहीं कराएंगे, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन तब भी इनकी शिकायत ये जरूर बनी रही अमरीश जी की कि उनके वेबसाइट पर जब इन्हें बोल दिया गया कि ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं है उनके वेबसाइट पर, तब भी वो प्रोडक्ट शो कर रहा था कि अवेलेबल है। इन्होंने कहा आप इसे क्यों नहीं हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे आपका क्या लेना देना है। बिल्कुल सही, इनका लेना देना इस बात से नहीं था, लेकिन इस बात से जरूर था कि इनके पैसे कब मिलेंगे। ये पैसों का इंतजार करते रहे, वो कहते रहे कि हम देते रहेंगे, लेकिन पैसे तभी जाकर मिले जब पहरेदार ने इस मामले को उठाया, स्नैपडील से पूछा कि आखिर अमरीश पटेल को इनके पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और हमारे मामला उठाते ही 1 हफ्ते के अंदर इनकी पेमेंट इन्हें वापस कर दी गई है। तो संतुष्ट है अमरीश पटेल, हमारी इनसे बात हुई थी। और लेकिन साफ तौर पर स्नैपडील का ये ढीला रवैया जरूर चुभ रहा है। वो जिस तरह के एड्स देते हैं, जिस तरह के वादे करते हैं लोगों से, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब लोगों को दिक्कत आती है तब भी उन्हें उतने ही ध्यान से उनकी दिक्कत को सुनना चाहिए और उनकी दिक्कत को दूर करना चाहिए। दिक्कत दूर करने के लिए एक पहरेदार जैसे प्लेटफॉर्म की अगर आवश्यकता पड़े तो शायद कंज्यूमर को लेकर जो फ्रेंडलीनेस है उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि स्नैपडील के प्रति कई लोग हमें लगातार लिख रहे हैं और हम लगातार ये मेल स्नैपडील के सपोर्ट टीम को भेज रहे हैं और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, उनसे जवाब लेने की। हमें आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, लेकिन हाँ ग्राउंड पर हमें ये जरूर दिख रहा है कि हमारे मेल के बाद स्नैपडील एक्शन जरूर ले रही है। तो पहरेदार में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।